तो इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स क्या होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स होता है पॉजिटिव वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक -2 की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 2। न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक मान लो कुछ नंबर्स लिखे हैं -1, 2, 3, -100। इसमें अगर हमसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा जाएगा तो वैसे देखें तो सबसे लीस्ट टर्म -100 हुआ, लेकिन अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा जाएगा तो हम इसका मॉड ले लेते हैं। तो दिस बिकम 100, ये 100 हो गया और ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। तो आई थिंक न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब समझ में आ गया होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो सबका मॉड ले लेना है, सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। तो अब हम बात करते हैं इस चीज़ की बाइनोमियल एक्सपेंशन में x + y। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो भी अगर वेरिएबल होगा वहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेंशन देखते हैं हम लोग, x - 2 की पावर 5, दैट इज 5c0, x to the power 5 - 0 -2 की पावर 0 प्लस 5c1 x to the power 5 - 1। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होगा, सेकेंड टर्म की पावर 1। देन 5c2 फर्स्ट टर्म की पावर 5 - 2 सेकेंड टर्म का स्क्वायर। देन 5c3 फर्स्ट टर्म की पावर 5 - 3 सेकेंड टर्म का क्यूब। देन नेक्स्ट टर्म इज 5c4 फर्स्ट टर्म की पावर 5 - 4 सेकेंड टर्म की पावर 4 एंड लास्ट टर्म हो जाएगा इसका 5c5 फर्स्ट टर्म की पावर 5 - 5 सेकेंड टर्म की पावर 5। अब यहाँ पे जैसा हमने बताया था, जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा जाएगा इन केस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो यहाँ वेरिएबल के नाम पे x है तो x की कोई वैल्यू दे दी जाएगी। लेट्स से x की वैल्यू दे दी 1/3। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम रखते जाते हैं 5c0 एज वी नो nc0 1 होता है, तो 5c0 1 हो गया और इन प्लेस ऑफ x 1/3 रख देते हैं, तो 1/3 की पावर 5 -2 की पावर 0 दैट इज 1। अब इसके बाद देखें यहाँ पे तो 5c1 मतलब nc1 की वैल्यू आती है n, तो 5c1 की वैल्यू आ जाएगी 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 1/3 टू द पावर 4 और ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 5c2 nc2 की वैल्यू होती है n(n-1) डिवाइड बाई 2, तो 5c2 की वैल्यू यहाँ पे n को 5 रखेंगे तो दिस बिकम 10, तो दिस इज 10। 1/3 का क्यूब -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। देन अगेन 5c3 अगेन 5c2 होता है, बिकॉज हमें पता है NCR की वैल्यू NCn-R होती है, तो 5c2 अगेन 10 हो जाएगा, दैट इज अगेन 1/3 का स्क्वायर एंड -2 का क्यूब -8 हो गया। देन नेक्स्ट टर्म इज 5c4 5c1 के बराबर आएगा, दैट इज 5 1/3 -2 की पावर 4 हो जाएगा 16। देन 5c0 के बराबर होगा, दैट इज NC0 के बराबर आता है, तो दिस इज -2 की पावर 5 इज -32। अब इन सब की वैल्यूज देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं।
और उसके बाद उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज देखेंगे और उसमें देखेंगे सबसे बड़ा टर्म कौन सा है। तो लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1/3 की पावर 5, दिस बिकम 1/243, -2, this is -10 divided by 81, this is 10 means 40/27, यहाँ पे आ जाएगा -80/9, एंड दिस 5 इंटू, यहाँ पे देख रहे हैं 5 इंटू 16 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 80/3, एंड दिस इज -32। तो ये इसका पहला टर्म है, दिस फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म की वैल्यू -2/81 आ रही है, थर्ड टर्म की वैल्यू 40/27 आ रही है, फोर्थ टर्म की वैल्यू -80/9 आ रही है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू 80/3 आ रही है, सिक्स टर्म की वैल्यू -32 आ रही है। तो अगर वैसे देखा जाए तो सबसे छोटा टर्म सिक्स टर्म है, लेकिन चूंकि यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करी जाती है तो इसका जब हम मॉड लेंगे तो सबसे बड़ा टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, लास्ट टर्म ही हो जाएगा, दैट इज T6। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या निकालने वाले हैं हम लोग। तो ये प्रोसेस तो लेंदी हो गया थोड़ा, सारे टर्म्स की वैल्यू निकालना, लाइक पावर 5 है तो फिर भी 6 टर्म है, पावर 20 होता तो ये पॉसिबल नहीं कर पाना। तो उस केस में यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो याद रखना है, जैसे बुक्स वगैरह में ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, एक फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला x प्लस a टू द पावर n, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म x है, सेकेंड टर्म n है, इसमें x की कुछ वैल्यू दे दी जाएगी, लेट्स से x इज अल्फा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है हमेशा, a की भी न्यूमेरिकल ही वैल्यू होती है, अननोन नहीं होगा। तो कैलकुलेट p, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें, कैलकुलेट p एंड दैट इज n+1 अपॉन मॉड ऑफ, यहाँ पे याद रखना है दिस इज फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, यहाँ पे सेकेंड टर्म आएगा, मॉड लेंगे +1। तो यहाँ पे बाय द वे सारी न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएंगी, लाइक लेट्स से x की वैल्यू दे दी 3, a की वैल्यू भी गिवन होगी, a के फॉर्म में नहीं होगा। तो जब भी हम ये कैलकुलेट करते हैं n की वैल्यू भी गिवन होगी, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, लाइक 2 आ गया, 3 आ गया, 7.5 आ गया, इस तरह से ही आता है हमेशा। तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं, केस फर्स्ट होता है अगर p की वैल्यू इंटीजर आ गई, इंटीजर लेट्स से 6 आ गई, तो उस केस में ti और ti+1 दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं और दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आते हैं। अगर इंटीजर आया, लेट्स से p की वैल्यू 5 आ गई, तो t5 एंड t6 आर द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। केस सेकेंड, p की वैल्यू i+f टाइप की है, मतलब डेसिमल में आई, लेट्स से 7.35 आया, तो 7 हो गया उसका इंटीग्रल पार्ट और 0.35 हो गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज इंटीग्रल पार्ट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। इस केस में ti+1 मतलब t8 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो सिंपल फॉर्मूला है जो याद रखना है, बुक्स वगैरह में tr/tr+1 करके वो कंफ्यूजिंग रहता है, तो सिंपल p कैलकुलेट करना है, दैट इज n+1 अपॉन मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करके याद रखना है, x/a करके नहीं याद रखना है, बिकॉज यहाँ पे नाम बार बार चेंज हो सकता है, a/x हो सकता है, x+y हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल हो, x+y की पावर है। तो अगर ऐसा होगा तो हमेशा x की भी वैल्यू दी जाएगी और y की भी वैल्यू दी जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिससे हम p कैलकुलेट कर सकते हैं। तो p दो केसेस हो गए, p या तो इंटीजर आएगा, अगर इंटीजर आया तो ti एंड ti+1 आर बोथ इक्वल एंड बोथ आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और इस केस में t6 एंड t7 ये दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, और p की वैल्यू i+f टाइप की आएगी, लाइक 7.35, 7 + 0.35 टाइप की। तो ti+1 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एंड दैट इज t8,
क्या हो जाएगा, T8, ओनली वन न्यूमेरिकल greatest term। तो ये चीज़ याद रखनी है। जैसे कई बार क्वेश्चन जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं रिवर्स ऑर्डर में बनते हैं। मान लो बोला गया किसी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, कितना है, एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो इट मीन्स पी की वैल्यू आई प्लस एफ टाइप की होगी। पी की वैल्यू कैसी आ रही होगी, डेसिमल में आ रही होगी। लेट्स से मान लो किसी एक्सपेंशन में बोला गया कि T8 इज द ओनली न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो P की वैल्यू इट मीन्स लाई करेगी 8 से 7 के बीच में, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तब उसी ही केस में एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। और लेट्स से किसी एक्सपेंशन में बोला गया है कि T10 एंड T11 बोथ आर न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म एंड बोथ आर इक्वल, ऑब्वियसली वो इक्वल भी आते हैं, तो उस केस में P की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो आई थिंक इतना याद हो गया होगा। तो ये चीज़ प्रिंटेड फॉर्म में है फॉर्मूले में, इसकी जगह P बोल सकते हैं, M बोल सकते हैं। तो केस 1 क्या है, अगर M इंटीजर है तो Tm एंड Tm प्लस 1 बोथ आर न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हो सकता है कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आए। Tm की वैल्यू लेट्स से 520 आ रही है और Tm प्लस 1 की वैल्यू -520 आ रही है, तो वैसे तो इक्वल नहीं है, लेकिन उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड लेने के बाद ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट केस जो डिस्कस करा था अभी हम लोगों ने, केस सेकेंड, M या P जो भी बोल सकते हैं, I प्लस एफ टाइप की वैल्यू आ रही है, लेट्स से 6.35 आ रहा है। इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया 6, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 3.5। तो Ti प्लस 1 इज द ओनली न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, तो दैट इज T6 प्लस 1 मीन्स T7 इज द ओनली न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म। और कई बार एक्सपेंशन में बोला जाएगा कि लेट्स से सपोज कर लो x प्लस a टू द पावर n में T8 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो अगर सिर्फ एक दे रखा है इट मीन्स वो एक ही है, ओनली वन ही है, तो ओनली लगाना ज़रूरी नहीं होता है। अगर एक दे रखा है इट मीन्स एक ही न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म है, और इसके बारे में बात कर चुके हैं। उस केस में P लाई करेगा 7 to 8 के बीच, सिंपल बात है। तो आई थिंक ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है 3 - 5x। तो P सिंपल फॉर्मूला है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 15, 15 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म प्लस 1, तो दैट इज 16। मॉड की वजह से माइनस साइन गायब हो जाएगा, 3/5, और x की वैल्यू हमेशा दी जाएगी जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, x की वैल्यू 1/5 रख दी, प्लस 1, तो 16, ये 5 कैंसिल हो गया, 3 बचा, 3 प्लस 1 4, तो दैट इज 4। तो T4 प्लस 1, सॉरी P की वैल्यू 4 आ रही है, तो T4 एंड T5 बोथ आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एंड आर न्यूमेरिकल, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल आएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है इसमें। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ n की वैल्यू 11 आ रही है, तो सिंपल है ये भी, P की वैल्यू 11 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म प्लस 1, 12, 7/5, x की वैल्यू 2/3 है, रख दी यहाँ पे 2/3 प्लस 1, तो दिस इज 12 अपॉन 21/10 प्लस 1, तो दिस इज नाउ 120 अपॉन 31, 120 अपॉन 31। एंड अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें 120 अपॉन 31, तो दैट इज आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग आएगा।
3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये आई प्लस एफ टाइप की वैल्यू आ रही है, मीन्स आई की वैल्यू हो गई 3, तो टी आई प्लस वन मतलब T4, टी आई प्लस वन मतलब T4 इज द न्यूमेरिकल इगेंस्ट टर्म। और पिछले लेक्चर में हम देखा था T4 हम निकाल सकते हैं T3 प्लस वन TR प्लस वन के फॉर्मूले से 11 NCR फर्स्ट टर्म की पावर 11 माइनस R, सेकेंड टर्म की पावर R की जगह यहाँ पे रख दिया जाएगा 3 और x के प्लेस पे आ जाएगा 2/3 सिंपली। तो यहाँ पे रखने के बाद फाइनली आंसर चेक कर सकते हो खुद करके, T4 इज दिस। तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल ये दिख रहा है स्क्रीन पे। If the sum of coefficient in the expansion of 1 minus 2x की पावर n, तो सम ऑफ कोफिशिएंट में बेसिकली होता है ये भी, इसको डिस्कस करेंगे जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन जानते हैं 1 प्लस 2x की पावर n को एक्सपैंड करेंगे तो कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे, 2 की पावर आएगी, x की पावर आएगी, तो सिंपली जो जो वेरिएबल है उस सबको 1 रख दो, तो x गायब हो जाएगा, तो जो बचेंगे सिर्फ कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट्स नंबर्स ही बचेंगे। तो सिंपली यहाँ पे जब x को 1 रख देंगे तो सम ऑफ कोफिशिएंट x को 1 रखने पे ये 3 हो जाएगा, तो दिस इज 3 to the power n, this is 3 to the power n and that is equivalent to 6561। तो ये वैल्यूज ऐसे याद होनी चाहिए कि n की वैल्यू 8 रखते हैं, n की वैल्यू 8 होगी, 3 की पावर 8 is 6561। लाइक जैसे कुछ लोगों को वैल्यू नहीं पता होती, तो आई थिंक ये पता है कि 3 की पावर 481 होता है। अब 81 की पावर कुछ रेस कराएंगे तभी ये पॉसिबल है, मतलब जो भी पावर आएगी वो 4 के मल्टीपल में ही आएगी। इसके आगे इस क्वेश्चन में दे रखा है द ग्रेटेस्ट टर्म, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अंडरस्टूड होती है, यहाँ पे जैसे सारे पॉजिटिव ही टर्म आएंगे इस वजह से न्यूमेरिकल नाम यूज़ नहीं करा है, तो ग्रेटेस्ट टर्म मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो आई थिंक फॉर्मूला में पता ही है, p कैलकुलेट कर लो, n निकाल चुके हैं हम लोग, n इज 8 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म प्लस 1, दिस इज 9, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 4.5 का मतलब 4 प्लस 0.5, तो I हो गया 4 और F हो गया 0.5, तो T I प्लस 1 मीन्स T 4 प्लस 1 मीन्स T5। T5 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या ग्रेटेस्ट टर्म, यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं बिकॉज सारे टर्म्स प्लस में ही आएंगे। तो आई थिंक इस तरह क्वेश्चन अब करे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं आप लोग। द लार्जेस्ट टर्म इन दिस, तो n की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट टर्म 3 दे रखा है, 2x दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं p कैलकुलेट करके, n प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म प्लस 1। p अगर इंटीजर आया, i आया, तो ti एंड ti प्लस 1 आर द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, बोथ आर इक्वल, एंड p अगर i प्लस f टाइप का आया तो ti प्लस 1 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब नेक्स्ट एक टाइप ये है जिसमें एक्स्ट्रा ये √3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे टोटल आएंगे 21 टर्म्स। अगर ये √3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो उससे इसके अंदर जो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस √3 से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली बस हमें ये बाइनोमियल एक्सपेंशन देखना है, जहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म है 1/√3, n है 20, तो p इज़
n plus 1 mod of first term अपॉन सेकेंड टर्म प्लस 1. तो दिस इज 21, ये जो आ रहा है दिस इज 21 अपॉन ये √3 आ जाएगा. √3 1.732 समथिंग होता है प्लस 1. तो दिस इज 21 अपॉन 2.73 समथिंग. 21 अपॉन 2.73 समथिंग. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज कमिंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 7.68. तो इसका i हो गया 7. तो ti प्लस 1 मतलब t7 प्लस 1 इज द न्यूमेरिकल डिस्टेंस. तो tr प्लस 1 के फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. और अब जब हम t8 निकालेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ करते हैं. ये √3 भी उससे मल्टीप्लाई होगा. तो ऑलरेडी हम पहले ही √3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ये मिस हो जाता है. n की जगह 20 है. 20 CR, R इज 7. फर्स्ट टर्म मतलब 1 की पावर 20 माइनस 7 मतलब 13. सेकेंड टर्म की पावर 7. तो दैट इज 20C7. √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/√3 की पावर 6. (20C7) √3 की पावर 6 1/2 कैंसिल होगा तो ये √3 का क्यूब बन जाएगा. दैट इज 1/27. तो इट्स आंसर इज 4th. इसका आंसर 4th आ गया. नेक्स्ट, अब ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो याद रखने हैं क्योंकि इसके कैलकुलेशन बहुत लेंदी होते हैं एग्जाम में. इसमें बोला गया है पावर इसकी 2n है जो कि इवन होगी. इसमें जो बायनोमियल कोफिशिएंट आएंगे वो 2n/CR टाइप के आएंगे. तो ग्रेटेस्ट टर्म में ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट मतलब ग्रेटेस्ट टर्म वही है जहाँ पे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है. तो 2n/CR में 2n हमें पता है इवन होता है. तो इसमें ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट 2n/Cn हो जाएगा. 2n/Cn इज द ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट. अब ये 2n/Cn आएगा कहाँ पे? 2n/Cn आएगा Tn प्लस 1. तो दैट इज 2n/Cn. फर्स्ट टर्म की पावर 2n माइनस n एंड सेकेंड टर्म की पावर n. तो दिस इज 2n/Cn x टू द पावर n. इसका मतलब इनका बोलने का मतलब ये है कि ये Tn प्लस 1 इज द ओनली न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या ग्रेटेस्ट टर्म. तो एक ग्रेटेस्ट टर्म है. इट मीन्स इसका p जो होगा वो लाई करेगा n प्लस 1 से n के बीच में. अब यहाँ से कैलकुलेशन काफ़ी बड़े हो जाते हैं क्योंकि मॉड भी आता है, इनइक्वलिटी भी आती है. तो ये कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव पेपर में तो क्वाइट इम्पॉसिबल है सॉल्व कर पाना. तो ऐसे क्वेश्चन रिकमेंडेड है कि हम अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. तो ग्रेटेस्ट टर्म में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है देन x लाइज बिटवीन n अपॉन n प्लस 1. जैसे अगर देखें n नेचुरल नंबर है तो n प्लस 1 छोटा होगा और n अपॉन n प्लस 1 छोटा आएगा और n प्लस 1 अपॉन n बड़ा आएगा. तो ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं. तो x लाई कर रहा है इसके बीच में n अपॉन n प्लस 1 से n प्लस 1 अपॉन n के बीच में. तो ये क्वेश्चन याद होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा सा चेंज है. यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 2n था. अब क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की पावर n हो जाएगा ये क्वेश्चन. और n पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है. तो इस केस में याद रखना अगर 2n है तो आंसर आ रहा था x लाइज बिटवीन पावर अगर 2n है n प्लस 1 अपॉन n अपॉन n प्लस 1 के बीच में. अगर पावर n है
तो n+1 की जगह बस सिंपली n+2 आ जाता है, और ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सारे क्वेश्चंस याद होने चाहिए। तो दिस इज द आंसर, तो इसको नोट किया जा सकता है। नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल है सम ऑफ कोफिशिएंट। सम ऑफ कोफिशिएंट बेसिकली लाइक जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल है f(x) a0 x की पावर n a1 x to the power n-1 a2 x to the power n-2 an, इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है तो सिंपल तरीका होता है जो भी वेरिएबल है उसको 1 रख दो, बहुत सिंपल है। तो जो बचेगा x सारे गायब हो जाएंगे, तो जो बचे वो कोफिशिएंट्स बचे, तो सिंपली इसका हमें सम मिल जाएगा। तो बाइनोमियल भी जब हम सॉल्व करते हैं, बेसिकली सपोज कर लें अगर हम x + a⁴n सॉल्व करते हैं तो ये n डिग्री पॉलिनोमियल ही बनती है। और अगर हमें यहाँ सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए तो सिंपली यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, x को 1 रख देंगे, तो दिस इज 1 + a⁴n, दैट इज सम ऑफ कोफिशिएंट। ये सम ऑफ कोफिशिएंट आ गया। अगर वेरिएबल जाता है बाइनोमियल से बड़ा हो सकता है, लाइक सपोज कर लें x + 2y - 3z + 4u to the power 10, और यहाँ में सम ऑफ कोफिशिएंट बताना है, तो सिंपली जितने भी वेरिएबल हैं उन सबको उठा के 1 रख देना, तो जो बचेगा दैट इज सम। तो यहाँ पे आ रहा है 1 + 2 - 3 + 4 to the power 10, तो दिस इज 1। तो फाइनली आंसर आ गया। तो सिंपल जो भी वेरिएबल है सबको उठा के 1 रख देंगे, तो सिंपल आंसर आ जाएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, द सम ऑफ कोफिशिएंट इन 1 + x + -3x² की पावर 2163, तो सिंपली x को 1 रखते हैं, तो ये बचा 1 + 1 - 3 की पावर 2163, तो दिस बिकम -1 की पावर 2163, तो फाइनली आंसर इज -1। तो ये इसका आंसर आ गया -1। नेक्स्ट फिर से वही सेम क्वेश्चन है, लगभग सिमिलर टाइप का है। x को उठा के 1 रख दो, सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा। 1 + 1 - 3 की पावर ऑड है, तो -1 की पावर ऑड मीन्स आंसर इज -1। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है सम ऑफ कोफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, x को रख देते हैं 1, तो 1 - 3 + 10 की पावर n, 10 - 3 इज 7 + 1 8 हो गया, एंड 8 को 2³ लिख सकते हैं, तो दिस इज 2 की पावर 3 इज a, ये a गिवन है। तो फर्स्ट एक्सपेंशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट a आ रहा है, इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट, इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट अगर निकालना है तो यहाँ पे भी x की जगह 1 रख देंगे, तो दिस इज 2 की पावर n, दैट इज b। तो क्लियरली दिख रहा है a है तुम्हारा 2 की पावर 3n, b है 2 की पावर n, तो सिंपली a इज इक्वल टू b³, a इज इक्वल टू b³ इज द आंसर। तो कौन सा आंसर है, सेकेंड। तो सिंपल क्वेश्चन है इसमें, तो सम ऑफ कोफिशिएंट आई थिंक कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन BHU में आ भी चुका है।
ये ट्राइनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट वैनिशेस मतलब होता है जीरो हो रहा है, वैनिशेस मतलब जीरो हो रहा है। तो x की जगह हमने 1 रख दिया, तो दिस इज सम ऑफ कोफिशिएंट, और अंदर ये आई थिंक फॉर्मूला दिख रहा होगा अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर की पावर 51, वैनिशेस मतलब जीरो है, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 1, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्वेश्चन भी JNU से एंट्रेंस में आ चुका है। x को 1 रख दिया, y को 1 रख दिया, z को 1 रख दिया, सिंपल आंसर, फ्री के नंबर 1 + 2 + 1 दैट इज 4, 4 की पावर 10, 4 की पावर 10 इज द आंसर, सेकेंड। नेक्स्ट ये थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है, ये निमसेट में पूछा जा चुका है, कॉमन क्वेश्चन है, कई और भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो एक बार इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर थर्ड आता है, ये भी याद रखना क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ये। तो एक बार देख लेते हैं प्रोसेस का। तो जैसा कि पहले लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2n आता है। तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2n आता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो सुपर स्क्रिप्ट है दैट इज 20। तो इन्होंने करा क्या है, समीशन में r की वैल्यू 0 से लेके 10 तक रखी है। तो रख देते हैं एक बार, r की वैल्यू 0 यहाँ रखते हैं, तो 20c0, r की वैल्यू 1 रखते हैं तो 20c1, r की वैल्यू 2 रखें तो 20c2, r की वैल्यू 3 रखें 20c3, r की वैल्यू 10 रखें तो 20c10। तो बेसिकली ऑलमोस्ट ये आधी सीरीज है। 20cr में टोटल 21 टर्म आएंगे, 20c0 से लेकर के 20c20 तक। तो 0 से लेकर 20 तक कितने टर्म्स होंगे, 21। तो ये 11 टर्म्स दे रखे हैं और इसका सम बताना है। अगर ये कंप्लीट सीरीज होती 20c0 से 20c1 के बीच में, सब में प्लस होता, तो सीधे इसका आंसर आ जाता 2 की पावर 20। लेकिन ये आधी सीरीज है ऑलमोस्ट। तो देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसकी पूरी सीरीज पहले लिख लेते हैं, 20c0 से लेके बीच के टर्म लिखना जरूरी है, 20c9, 20c10 प्लस 20c11, 20c19 प्लस 20c20। ये जो पूरा सम आएगा दैट इज 2 की पावर 20। अब इसके बाद हमें ये पता है कि NCR होता है NCn-r, तो इस वजह से 20c0 हो जाएगा 20c20, 20c1 हो जाएगा 20c19, तो इसी तरह से 20c9 हो जाएगा 20c11। तो जो टर्म्स रिपीट हो रहे हैं बीच में अकेला 20c10 बच गया। तो जो टर्म्स 2 बार आ रहे हैं उसको हम 2 बार लिख लेते हैं, 2 टाइम्स 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c9, और बच गया हमारा 20c10 अकेला, एंड इसका सम आ रहा है 2 की पावर 20।
तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि चूंकि अकेला है, ऑड है, तो एक 20C10 इधर भी ऐड कर दिया और एक 20C10 इधर भी ऐड कर दिया। तो अब ये सीरीज में सारे टर्म्स डबल हो गए, 20C0 से लेके 20C1। ट्वेंटी सी टेन इज इक्वल टू 2 की पावर 20 प्लस 20C10। तो नाउ जो रिक्वायर्ड सीरीज है इस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज 2 की पावर 19 प्लस 20C10 डिवाइड बाई इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन कई एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो बेटर ये रहेगा कि ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो इट्स आंसर इज थर्ड, 2 की पावर 19। तो इस तरह के कई सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, चूँकि पेपर ऑब्जेक्टिव है तो बहुत सारे आंसर्स हमें याद होने चाहिए, जिससे स्पीड मेंटेन होगी। अदरवाइज अगर यूजुअल क्वेश्चन के आंसर नहीं याद हैं तो ऑब्वियसली हम पीछे रह जाएंगे काफ़ी। तो इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में R+F, I+F इस तरह के कई क्वेश्चन हैं जो PHU एंट्रेंस में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे।